नाम की ढाल नहीं तो काम की तलवार लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरे पिताजी सुपरस्टार थे, स्टार भी नहीं, कुछ सुपरस्टार होते हैं वैसे, क्योंकि बेटी तो यही कहेगी। मेरे चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल और महायुति की बड़ी सत्ता आने वाली है। मोदी लहर को नकार नहीं सकते और आने वाली मोदी सुनामी को आप नकार नहीं सकते। 2019 सियासी संग्राम की ये तपिश उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र की है, जहां सीधा चुनावी मुकाबला दो युवा पढ़ी लिखी दिग्गज राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाली महिला उम्मीदवारों के बीच है। बीजेपी से जहां पूनम महाजन चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से प्रिया दत्त। नरेंद्र मोदी वंस अगेन, पूनम महाजन वंस अगेन। 38 साल की बीजेपी प्रत्याशी पूनम महाजन एक सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन पायलट की ट्रेनिंग लेकर आसमान में उड़ान भरने का ख्वाब देखने वाली पूनम महाजन पॉलिटिक्स में कैसे आ गईं? राजनीति के इस मुकाम पर पहुंची पूनम महाजन का सियासी सफर कैसा रहा और बीते 13 सालों में कैसी रही इस लेडी लीडर की पॉलिटिक्स? ये जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं मुंबई। राजनीति अनिश्चितताओं से भरी होती है और कई उतार चढ़ाव एक राजनेता को अपने राजनीतिक जीवन में देखने पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है कि कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो अनिश्चितताओं और इन्हीं जिंदगी के उतार चढ़ाव की वजह से राजनीति में कदम रखते हैं। आज लेडी लीडर में एक ऐसी ही राजनेत्री की कहानी होगी जिन्हें जिंदगी की अनिश्चितताओं ने और जिंदगी के उतार चढ़ाव ने ही राजनीति में आने के लिए मजबूर किया। पूनम महाजन। लोकसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने के लिए उतरी पूनम महाजन ने 2014 में प्रिया दत्त से उत्तर मध्य मुंबई की ये सीट छीनी थी और अब उनके सामने जीत दोहराने की चुनौती है। बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन को शिवसेना का साथ मिला है, तो उधर कांग्रेस की प्रिया दत्त एनसीपी और एमएनएस के समर्थन से मैदान में डटी हुई हैं। लेकिन पूनम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है कि पिताजी के नाम की ढाल नहीं तो काम की तलवार लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। ये मेरे पिताजी का न चुनाव क्षेत्र है, लेकिन लोगों ने प्यार दिया और सिर्फ नाम नहीं तो लोगों ने काम देख के भी बहुत प्यार दिया। मैं इसी रूप से आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपको बता दें कि पूनम महाजन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,78,535 वोट हासिल करके प्रिया दत्त को शिकस्त दी थी। उस चुनाव में प्रिया दत्त को 2,91,764 वोट मिले थे। पूनम ने प्रिया दत्त को 1,86,771 वोटों के अंतर से हराया था। इस बार के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने के लिए पूनम महाजन धुआंधार कैंपेनिंग कर रही हैं। तो वहीं आस्था की हर चौखट पर मत्था टेक कर सियासी संदेश भी दे रही हैं। पूनम नए दौर की युवा नेता हैं, लेकिन अपनी पार्टी की परंपराओं को भी वो साथ लेकर चलती हैं। जानती हैं कि उनकी पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें राम और राम मंदिर का बड़ा योगदान है। इसलिए मीडिया के कैमरों के सामने सवाल पूछने पर भले ही कह देती हूँ कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर जाकर हिंदुत्व का संदेश भी जनता के बीच बखूबी दे देती हूँ। बीते 5 अप्रैल को जब पूनम महाजन का काफिला नामांकन के लिए निकला तो समर्थकों का ऐसा हुजूम नजर आया कि 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लग गया। इस दौरान फिर एक बार मोदी सरकार पूनम ताई खासदार के नारे लगते रहे। पूनम इस भीड़ को, इस नारे को अपने लिए जनता का प्यार बताती है। जब जनता तक हम पहुंचते हैं और वो फिर से आशीर्वाद देते हैं तो फिर समझ आता है कि ये वेव बहुत अच्छी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बहुत पत्रकार पूछते हैं कि पहले वेव थी तो क्या हो। मैंने हाँ बिल्कुल पहले वेव थी, अभी वेव नहीं है, अभी सुनामी है कि जिससे विरोधी पक्ष पूरे खत्म हो जाएंगे। मुझे एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से अपने चुनाव क्षेत्र में पूरे देश के बारे में कहूँगी। पहली बार लोगों को एक डिसाइसिव लीडरशिप मिली है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की इस युवा नेता की सियासी पारी की शुरुआत एक बड़े हादसे के बाद शुरू हुई। वो 22 अप्रैल 2006 की एक मनहूस सुबह थी। उस रोज किसी बात पर पूनम के पिता और मुंबई उत्तर पूर्व सीट से सांसद प्रमोद महाजन की अपने भाई प्रवीण से बहस शुरू हुई, जिसके बाद छोटे भाई प्रवीण ने उन्हें गोली मार दी। कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद प्रमोद महाजन को नहीं बचाया जा सका और 3 मई 2006 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद पूनम पर पिता की सियासी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आ गई।
राजनीतिक परिवेश में पली बड़ी पूनम महाजन सजग और आत्मविश्वास से लबरेज युवा के तौर पर उभर रही थी। स्कूल कॉलेज के दिनों में उन्हें भाषण देना खासा पसंद रहा था। पूनम को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी तो थी, लेकिन वो कभी सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाहती थी। ये तो पिता की असामान्य परिस्थितियों में असमय हुई मौत ने पूनम को झकझोर कर रख दिया और राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि पिता की राजनीतिक विरासत को मां रेखा महाजन और ड्रग्स आरोपों में फंसने के बाद भाई राहुल महाजन ने संभालने से इनकार कर दिया था। 13 साल होने आए प्रमोद जी, अभी 3 मई को 13 साल हो जाएंगे। और वो क्षण बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत डिस्ट्रप्शन हो चुका था। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल ऐसा समय था, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही थी। पता नहीं कैसी मैं राजनीति में आई तभी उस समय पे, लेकिन बाद में पता चला ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने ली है। और जिस परिवार से आई हूँ, जिस नाम के साथ आई हूँ, उस नाम को ठीक ठाक रखना और मजबूत रखना है मेरी जिम्मेदारी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फेल होती गई, पास होती गई, फेल होती गई राजनीति में, तो सीखना पड़ता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेके आदमी पैदा होता है। हाँ, कठिनाई बहुत होती है, जितना नाम का काम होता है उतना ही बदनाम भी होता है, लेकिन उसका सकारात्मक भाव लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, इसलिए मुझे लगता है 13 साल चला पाई। तब प्रमोद महाजन महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे, तो बीजेपी के बड़े रणनीतिकार भी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की राजनीतिक सूझबूझ की ही उपज है। बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। जब हिंदुत्व विचारधारा वाली दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में पहली बार 1995 में सरकार बनाई थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि संगठन बहुत बड़ा बढ़े, तो आप देखिए जो सपना उन्होंने देखा, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो चाहते थे कि अपनी बहुत मजबूत सरकार आए। आज देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में एक मजबूत सरकार मिली और मजबूत सरकार से वो लोगों का काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी होते तो ये देख के बहुत खुश होते। कद्दावर पिता की मौत के बाद राजनीतिक विरासत संभालना पूनम के लिए आसान नहीं रहा। सियासी अखाड़े में उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। साल 2009 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव घाटकोपर वेस्ट से लड़ा, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तब एमएनएस के तत्कालीन उम्मीदवार राम कदम से उन्हें शिकस्त मिली थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनके राजनीतिक गुरु बनकर सामने आए थे बीजेपी नेता और पूनम के फूफा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे, जिन्हें याद कर पूनम आज भी भावुक हो जाती हैं। पहली सभा 12 लोगों के सामने की है मैंने सोलापुर में, तभी लोग भी नहीं थे और पता नहीं पहुंच गई। तो मुंडे जी ने पूरा लिख के दिया था मुझे, वो कागज़ अभी कहाँ है पता नहीं, लेकिन कैसी राजनीति होनी चाहिए। मैं एक युवा महिला हूँ, आपसे अपील करती हूँ बहुत अच्छे रूप से। मेरे पिताजी नहीं रहे तो भी मुंडे जी ने कभी ऐसे महसूस ही नहीं कराया, उल्टा हर वक्त चौथी बेटी मैं पहले से उनके साथ थी, 3 बेटियों के साथ। वो आज नहीं रहे और महाराष्ट्र जिस रूप से आगे बढ़ रहा है, बहुत बार, क्योंकि मैं जब नॉमिनेशन भरी थी मेरे आंखों में आंसू आए, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, मैंने मामा पिछली बार थे मेरे नॉमिनेशन के लिए, इस बार नहीं है। लगता है दर्द, लेकिन उनकी बेटियां अच्छे रूप से काम करी, मैं हूँ, पंकजा है, प्रीतम है, तो मुझे लगता है हम ठीक ठाक चल रहे हैं पिताजी के नक्शे कदम। महाराष्ट्र के साथ ही देश की राजनीति में भी एक अहम जगह रखने वाले महाजन परिवार को बीते सालों में कई बुरे हादसों का दंश झेलना पड़ा और इनके लिए मनहूस साबित हुई महीने की 3 तारीख। महाजन परिवार के लिए महीने की 3री तारीख बेहद अशुभ रही है। प्रवीण महाजन ने भाई प्रमोद की हत्या की। 13 दिन तक प्रमोद महाजन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 3 मई को। इसके ठीक 1 महीने बाद उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे विवेक मोहित्रा भी एक कमरे में मृत अवस्था में पाए जाते हैं और राहुल महाजन बेहोश होते हैं। आरोप लगता है ड्रग्स का और तारीख थी 3 जून 2006। इसके बाद अपने भाई की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे प्रवीण महाजन 3 मार्च 2010 को दम तोड़ देते हैं। और इसके बाद एक और अनहोनी होती है महाजन परिवार में, वो थी प्रमोद महाजन की बहनोई गोपीनाथ मुंडे की असमय मौत और तारीख इस बार भी थी 3 जून 2014। पिता की असमय मौत के बाद धीरे धीरे ही सही पूनम महाजन का सियासी कद बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी बीच ड्रग्स केस में भाई राहुल महाजन फंस गए। बाद में राहुल महाजन की निजी जिंदगी से जुड़े विवाद भी सामने आए, लेकिन पूनम हर वक्त परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही।
पूनम महाजन ने अगर एक जिम्मेदार बेटी का किरदार बखूबी निभाया तो साथ ही साथ अपने भाई के लिए वो एक मजबूत बहन भी बनी। अपने भाई की तमाम कंट्रोवर्सीज में पूनम उनके साथ खड़ी रही, फिर चाहे वो राहुल की ड्रग्स कंट्रोवर्सी हो, स्वयंवर हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस। पूनम हमेशा अपने भाई की ढाल बनकर उनके साथ खड़ी नजर आई। तो राहुल के साथ किस तरह के रिश्ते रहे, क्योंकि राहुल की खुद की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले निजी जिंदगी में। वो उसकी निजी ज़िंदगी है, तकलीफ़ें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन वो मेरा भाई है। अभी तो इलेक्शन सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनमें बहुत अच्छा हुनर है, टॉक अबाउट क्रिएटिविटी और हर चीज़ में, तो मुझे मदद करते हैं। दिक्कतों से कौन नहीं गुजरता, आप गुजरती होंगी, मैं गुजरती होंगी। मैं अपनी कोई ज़िंदगी की तकलीफ़ को ग्लोरीफाई भी अभी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। हाँ, बहुत दिक्कतें हुई और मुझे लगता है एक बेटी की जिम्मेदारी मुझ पे आई। बहुत छोटी थी मैं, 25 साल की थी, लेकिन ले ली। लगता है भगवान भी ताकत देता है जब जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ती है, और चलती गई। फिलहाल उत्तर मध्य मुंबई सीट पर पूनम की लड़ाई कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया दत्त के साथ साथ इलाके के उन मुद्दों से भी है जिनमें शामिल हैं मुंबई एयरपोर्ट के विकास से प्रभावित झुग्गी वालों का पुनर्वास, हवाई जहाजों की उड़ानों के कारण इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने पर लगी रोक, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल और मीठी नदी का प्रदूषण जैसे दूसरे मुद्दे। ऐसे तमाम मुद्दों के बीच पूनम महाजन क्षेत्र में किए गए काम के भरोसे जीत की उम्मीद में हैं। कौन से ऐसे काम हैं जिनके बल पर, नरेंद्र मोदी तो हैं एक बड़ा फैक्टर, लेकिन पूनम महाजन के अपने क्षेत्र में किए गए कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनसे वो वोट मांगेंगी जनता से? देखिए, संसद में अपनी जनता का आवाज़ उठाना एक सांसद का काम होता है। अटेंडेंस के रूप से, सवाल उठाने के रूप से, या कोई नए लॉ के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल जो जनता के लिए आप बनाते हैं कि कुछ ऐसे बने तो ऐसे अच्छा होगा, इन तीनों चीज़ों में जनता के लिए हर वक्त पहले वाले सांसद ने कुछ काम नहीं किया था। आज मेरा MP LED हो, मेरे सवाल पूछने का, जनता की आवाज़ पहुंचाने का काम हो, ये सब एक अपेक्षित रूप से, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त किया है, लेकिन जी 433 सवाल आपने पूछे जी सो पूरी करने की कोशिश की है। वो रही एक बात। दूसरी, कनेक्ट टू द ऑफिस ऑफ MP, कि कोई भी छोटा काम हो, मैं ये नहीं कहती कि ये कॉरपोरेशन का काम है मैं नहीं करूँगी, ये विधायक का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। मैं हर जगह ये सोचती हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दी है तो क्यों ना हम टू द लॉजिकल एंड उसका काम करें। 2-3 मैं मुद्दे कहूँगी क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुझे जब मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में घूम के पूछा था 2014 में, सबने कहा था ताई प्लीज़ एक टॉयलेट बांध के दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 1428 टॉयलेट हमने पूरे चुनाव क्षेत्र में बांधे हैं, और फिर उसके साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी काम महिलाओं के साथ किया। तो टॉयलेट बांधे, महिलाएं संभालेंगी तो साफ भी रख सकती है और सिखा भी सकती है बिहेवियरल चेंजेस। तो वो एक छोटा मुद्दा। मेरे चुनाव क्षेत्र में सबसे बड़ी स्लम है जी। तो चुनाव क्षेत्र में एयरपोर्ट के आजू बाजू, जब आप कभी भी एयरपोर्ट पे आते जाते उतरते हैं तो देखते सब जगह स्लम्स है। पहले की सरकार ने उनको एनक्रोचर्स करके पूरी तरह से स्टैम्प्ड कर दिया था, लेकिन ये एनक्रोचर्स नहीं, गत 2-3 पीढ़ियों से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है, कि प्रोजेक्ट की बाधा में फंसे हुए लोग हैं, तो उनको घर देना ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले सरकारों ने 20 साल से कहा कि उनको घर देंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो इस बार हमने 4 साल मेहनत करके पूरी तरह 80,000 जो परिवार है, अभी आने वाले 3 महीने में 15,000 लोगों को कुरला में घर मिलेंगे। बाकी लोगों के लिए हमने 65 एकड़ ज़मीन अलग करके रखी है, जो पहले बिल्डर को दे चुके थी पहले सरकार, वो हमने अलग करके पारला और सहार गांव और अग्रीपाड़ा यहाँ पे रहने वाले लोगों के बचे हुए घरों की पूरी समस्याएं मिटा रहे हैं। बतौर सांसद पूनम महाजन का कैसा रिकॉर्ड रहा है, ये जानने के लिए आइए उनका रिपोर्ट कार्ड भी जान लेते हैं। बतौर सांसद पूनम महाजन सदन में भी काफी सक्रिय रही हैं। सदन में उनकी उपस्थिति 80% है। इस दौरान वो 9 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई हैं और 30 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने 433 प्रश्न पूछे हैं। जिन विषयों पर पूनम ने मुख्य तौर पर अपने विचार रखे हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण, मजदूरों से जुड़े हुए मामले और साथ ही मुंबई स्लम से जुड़े हुए मामले मुखर हैं। पूनम महाजन महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक है, तो वहीं लैंगिक भेदभाव की प्रखर विरोधी। सियासत में महिलाओं की चुनौतियों पर भी वो बेबाक राय रखती है। तो वहीं पिता प्रमोद महाजन के पद चिन्हों पर चलकर सियासत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं। जिस पिता की मैं बैठी हूँ, उनका नाम कभी नीचा न रहे और उनके नाम के रूप से मैं आगे काम करती हूँ। सड़कों पर उमड़ी भीड़ अगर प्रमोद जी देखते तो कितने खुश होते? खुश होते, लेकिन मैं राजनीति भी नहीं होती उनके लिए मैं भीड़ में नीचे खड़ी रहती।
पूनम महाजन के चुनाव प्रचार में उनका सोशल मीडिया वॉर रूम भी अहम रोल निभा रहा है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव नामों में से एक पूनम महाजन का भी है। पूनम महाजन एक टेक सेवी नेता के तौर पर जानी जाती हैं और उन्होंने बाकायदा अपने चुनाव प्रचार के लिए एक पूरी की पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम जो है वो तैयार कर रखी है। एक इलेक्शन वॉर रूम जो है वो उन्होंने तमाम यंगस्टर्स के साथ बनाया हुआ है जो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को हैंडल करते हैं। यानी पूनम अगर किसी भी भाषण सभा में जाती हैं, किसी भी तरह का प्रचार करती हैं या किसी इवेंट में हिस्सा लेती हैं, तुरंत उसकी तस्वीरें, उस भाषण के अच्छे हिस्से जो हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर देखा जाए तो फेसबुक पर 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टा अकाउंट पर भी बड़ी संख्या में वो युवाओं से कनेक्ट होते हैं। कि आज मैं 3 चीज़ों पे प्रचार का विचार करती हूँ। मैंने पिताजी को मैंने बहुत सालों से देखा है, जो विजन वो रखते थे आज मैं उसको रियलाइजेशन में रियलिटी के रूप से देखती हूँ। एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन, कार्यकर्ता कनेक्ट और टेक्नोलॉजी। आज जब मेरी माँ व्हाट्सएप पे सब पढ़ के मुझे सुनाती है, इसका मतलब व्हाट्सएप बहुत जगह पे या फ़ोन हर जगह पे पहुँचा हुआ है। मेरे पिताजी का भाषण था कि 1996 में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कि आज ये फ़ोन मेरे पास है, और तभी बहुत आलोचना उनकी हुई थी फ़ोन लेके। तो देखना 10 साल के बाद ये फ़ोन हर किसी के हाथ में होगा, और 2006 में वही हुआ। वो नहीं रहे लेकिन ये सब जगह हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और मुझे भी अच्छा लगता है जितना अलग प्लेटफॉर्म मिले। सिर्फ भाषणों से, प्रचार रैलियों से या ग्रुप मीटिंग से आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते हो। मैं इंस्टाग्राम से बहुत युवाओं तक पहुंच पाती हूँ, फिर फेसबुक से पहुंच पाती हूँ। फिलहाल नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की इस सीट पर चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन तस्वीर 23 मई को ही साफ हो पाएगी कि जनता ने इनके हिस्से का जनादेश आखिर क्या लिखा है।